आज हम बात करेंगे फ्रेजनेल्स हाफ पीरियड जोन्स की। अगर स्टडीज टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, तो उसमें हमने डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करा था। और मैं कहा था कि जो डिफ्रैक्शन है ये कैसा फिनोमेना है कि लाइट जब भी किसी अपर्चर में से पास होती है या किसी शार्प एज से पास होती है तो बेंड हो जाती है और ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में बेंड होती है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो डिफ्रैक्शन है वो दो तरह से हम दो तीन तरह की होती है, टू टाइप्स की होती है। वन इज योर फ्रेजनेल्स रिफ्रैक्शन, सेकंड वन इज योर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेजनेल्स रिफ्रैक्शन हम जो टॉपिक था हमने कल थोड़ा सा उसके अजम्पशंस को डिस्कस किया था, यही टॉपिक आज लेने वाले हैं। उन अजम्पशंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। प्रेजेंस अजम्पशन में अगर आप लोगों को याद हो तो कल मैंने कहा था कि एक कि जो हमारा सोर्स है और स्क्रीन है ये दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं ऑब्स्टिकल से या अपर्चर से। ये अपर्चर है तो इस अपर्चर से जो स्क्रीन है और जो सोर्स है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। उन्होंने एक वेवफ्रंट एम एन लिया था और ये कहा था कि जब ये एम एन वेवफ्रंट है ये इस अपर्चर में से पास होता है, इस वेवफ्रंट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है और इन डिफरेंट जोन्स से जो इंटेंसिटी पी पॉइंट के ऊपर मिलेगी वो डिपेंड करती है इन सभी जोन से जो का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसके ऊपर कंबाइंड इंटेंसिटी होगी। सेकंड, ये डिपेंड करेगा कि जो पर्टिकुलर जोन है उसका पॉइंट पी से उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द जोन। एंड थर्ड वन वाज ऑब्लिक्विटी फैक्टर, दैट इज गिवन बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये चीज हमने कल डिस्कस करके थी और इसी के इन्हीं अजम्पशन के बेसिस पे आज हम बात करेंगे फ्रेजनेल्स हाफ पीरियड जोन्स की। अगर ये वेव फ्रंट जो इस अपर्चर में से पास कर रहा है उसका एक पार्ट ऑफ दैट प्लेन वेव फ्रंट हम ले लेते हैं और इस प्लेन वेव फ्रंट दिस बी द प्लेन वेव फ्रंट हियर, तो इस प्लेन वेव फ्रंट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर पी पॉइंट को सेंटर मान के चलें और यहाँ से स्फीयर्स ड्रॉ करें, पी पॉइंट को सेंटर मान के चलें और स्फीयर्स ड्रॉ करें, तो ये जो स्फीयर्स हैं डिफरेंट रेडियाई के स्फीयर्स अगर हम ड्रॉ करते हैं इस प्लेन वेव फ्रंट को वो एक सर्कल पे काटेंगे, स्लाइस करेंगे, है ना। दे विल फॉर्म सर्कल्स हियर। अगर एक स्फीयर में ड्रॉ करता हूँ पी पॉइंट को सेंटर मान के, सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्फीयर की बात कर रहा हूँ। एक स्फीयर अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो स्फीयर जो है जिसकी रेडियस अगर मैं बी मान के चल रहा हूँ, ये दिस वन इज योर बी, अगर उसकी रेडियस बी है तो वो यहाँ पे एक सर्कल बनाए। एक और स्फीयर ड्रॉ करता हूँ जिसकी जो रेडियस है दैट इज बी प्लस लेमडा बाई टू, दैट विल मेक अनदर सर्कल, सर्कल और दिस वन। एक और अगर स्फीयर बनाते हैं तो दैट विल मेक अनदर सर्कल, दिस वन with radius OM2, another sphere that will make
a circle of radius OM3। तो इस तरह से डिफरेंट जोन बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट जोन हमारा बनता है जिसकी रेडियस है OM1, सेकेंड जोन बनेगा जिसकी रेडियस होगी OM2, थर्ड जोन बनेगा जिसकी रेडियस होगी OM3। इन डिफरेंट जोन से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है that can be taken as, for first zone it is simply B, OP equals to B. For second zone it will be M1P which is B plus lambda by 2. For third zone it is M2P which is B plus 2 lambda by 2. For third zone it is M3P which is B plus 3 lambda by 2, B plus 3 lambda by 2। और अगर आप देखोगे तो ये ना जो सक्सेसिव जोन्स हैं, कंसेक्टिव जोन्स हैं, उनमें लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है। इन डिफरेंट जोन से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है उनमें कंसेक्टिव जोन्स में जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का है। सो वी कैन से दैट ईच हाफ पीरियड जोन इज सेपरेटेड बाय अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 और अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है तो फेज डिफरेंस हमारा कितना होता है पाई, ये हमें ऑलरेडी पता है। पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे चेंज करते हैं दैट वी नो। So for पाथ डिफरेंस lambda by 2, the phase difference will be of pi। तो इन जो सक्सेसिव हमारे यहाँ पे जोन्स हैं उन जोन्स के बीच में जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, वो lambda by 2 का है, इसलिए इनको हाफ पीरियड जोन्स भी कहते हैं। अब इन जोन्स की जो रेडियस है और एरिया है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जो डिफरेंट हाफ पीरियड जोन्स हैं उनकी रेडियस और उनका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की बात करें, फॉर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इसको मैंने दोबारा से बना लिया है जिसकी रेडियस है OM1। अगर ये जोन इस तरह से था सर्कल हमारा, तो इसकी जो रेडियस है वो है OM1। इसकी जो सेपरेशन है P पॉइंट से वो है B प्लस लैम्डा बाई 2। देन एक राइट एंगल यहाँ पे बन रही है। इस राइट एंगल ट्राइंगल OM1OP में अगर हम देखें, then this OM1 square from Pythagoras theorem, OM1 square, that will be equal to the square of hypotenuse minus the square of the base, means the square of this M1P minus OP square। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, b plus lambda by 2 का होल स्क्वायर minus b square, it will give you, after opening this square here, b square plus lambda square by 4 plus it will be simply 2 b lambda by 2, 2 cancel with 2, so it will be b lambda minus b square cancel with b square, lambda square by 4 is very small, the wavelength of light is very small, इसका स्क्वायर लेते हैं और कम हो जाता है इसकी, it is very small and it can be neglected, इसे नेग्लेक्ट करेंगे so we will be left with the b lambda there। So OM1 square is now b lambda, or OM1 is your square root of b lambda, but OM1 is radius of first half period zone, so radius of first half period zone is square root of b lambda, so it is square root of b lambda। अगर इसका एरिया में फाइंड आउट करना है तो ये सिंपल है, सर्कल है, सर्कल का एरिया अगर रेडियस पता हो तो रेडियस सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। सो रेडियस हमने निकाल लिया है, सो पाई इंटू स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कैंसिल द स्क्वायर रूट, सो इट विल कम आउट विद पाई बी लैम्डा। तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का जो रेडियस और एरिया है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं उसी तरह से सेकेंड हाफ पीरियड जोन पे। सेकेंड हाफ पीरियड जोन की बात करें तो सेकेंड हाफ पीरियड जोन में हमारे जो डिस्टेंस है दैट इज, जो उसकी रेडियस है सेकेंड हाफ पीरियड जोन की वो है OM2। इसके जो सेपरेशन है वो O पॉइंट से OP इज B, ये तो हमें पता है, बट M2P इज नाउ B प्लस 2 लैम्डा बाई 2,
क्योंकि पहले से λ/2 का डिफरेंस है। तो इट इज नाउ b प्लस λ/2 प्लस λ/2, दैट इज b प्लस 2 λ/2। दोबारा से वही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। सो दिस OM2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू M2 p स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। Now it has to cancel with 2, it will be b plus lambda, so b plus lambda whole square minus b square। इसको ओपन करेंगे, so b square plus lambda square plus 2b lambda minus b square cancel with b square, it will come out to be 2b lambda only। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकेंड हाफ पीरियड जोन है उसकी जो रेडियस है दैट इज OM2। तो उसके OM2 स्क्वायर इज दिस, so OM2 will be square root of 2b lambda। और इसका अगर एरिया फाइंड आउट करेंगे देन ऑब्वियसली अगेन ये भी एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई। ऑब्वियसली इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो जोन है वो हमारा दो डिफरेंट एक दूसरे जोन को भी एनक्लोज कर रहा है। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन भी इसके अंदर है, तो उसे हमें बाहर इसमें से निगलेक्ट करना है। तो हमें टोटल एरिया माइनस द एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सो टोटल एरिया इज योर 2 by using this formula, pi square of this minus pi square of the radius of first half period zone। ये बात समझ में आ रही है ना? this is area of total area up to here minus the area of first half period zone। this is the area of first half period zone। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बी लैम्डा। यहाँ पे आप देखोगे तो जो एरिया है दैट रिमेन्स सेम, पाई बी लैम्डा हियर। सेकेंड हाफ पीरियड जोन के लिए भी पाई बी लैम्डा है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के लिए भी पाई बी लैम्डा है। area that remains the same here, although radius that get increased here। ये square root of b lambda थी, now it becomes square root of 2b lambda। चलिए आगे चलते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। इन जनरल कोई nth हाफ पीरियड जोन लेते हैं तो उसकी रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी? अगर फर्स्ट के लिए b लैम्डा थी, सेकंड के लिए 2b लैम्डा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2b लैम्डा है, तो nth के लिए इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ nb लैम्डा। उसी तरह से अगर हमें एरिया निकालना है nth हाफ पीरियड जोन का तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल अप टू nth जो एरिया बनता है माइनस द एरिया ऑफ ऑल द हाफ पीरियड जोन्स विदिन which are enclosed by the nth हाफ पीरियड जोन। तो उसमें से माइनस करेंगे उसे तो वी विल गेट अगेन पाई वी लैम्डा। तो यहाँ से हमें एक चीज देखी कि एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज that remains same, they are of equal area, all the half period zones are of equal area। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं टू डिटरमिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज वेल एज इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड की तो बात करेंगे, साथ साथ में इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड उसकी बात भी करेंगे। एट पी ड्यू टू होल वेव फ्रंट, जो कंप्लीट वेव फ्रंट है उसकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी बनती है। चलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसके वजह से जो एम्पलीट्यूड वहाँ पहुँच रहा है पी पॉइंट पे वो m1 है, सेकंड की वजह से m2 है, थर्ड की वजह से m3 है और nth की वजह से mn है। So m1 is due to first half period zone, m2 is due to second, and m3 due to m third, and mn due to nth half period zone respectively। तो अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें पी पॉइंट के ऊपर देन दैट विल बी गिवन बाय m1 माइनस m2 प्लस m3 माइनस m4 प्लस m5 अप टू mn। अब आप सोचेंगे कि ये माइनस प्लस क्यों लिखा है, सम ही क्यों नहीं, प्लस ही क्यों नहीं ले लिया सारा, एडिशन क्यों नहीं है? हमने यहाँ पे जो ऑड हैं उनको पॉजिटिव लिया है, ऑड एम्पलीट्यूड्स फ्रॉम ऑड जोन्स, फर्स्ट जोन, थर्ड जोन, फिफ्थ जोन, ये सारे पॉजिटिव लिए हैं, और जो इवन जोन्स हैं वहां से इसे नेगेटिव लिया है। सेकेंड जोन से -m2, फोर्थ से -m4, सिक्स से -m6 अप टू mn। और इनको पॉजिटिव और नेगेटिव लेने के रीज़न है, रीज़न ये है कि
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक जोन जो है दैट इज सेपरेटेड बाय अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 और अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। और आपको पता है अगर फेज डिफरेंस पाई का है देन ऑब्वियसली द एम्पलीट्यूड दैट गेट रिवर्स्ड हियर, डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड हियर। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो सो m1 की डायरेक्शन अगर ये है तो m2 is reversed, m3 is in this direction, then m4 is reversed. So you just choose the sign here. Is it okay? तो ये रीज़न है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे जो एम्पलीट्यूड है दैट कीप ऑन डिक्रीजिंग। जैसे ही हम फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से nth हाफ पीरियड जोन की तरफ जा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी कर रहा है। पी पॉइंट के ऊपर जो एम्पलीट्यूड पहुंच रहा है वो एक तो फेज की वजह से नेक्स्ट हाफ पीरियड जोन में रिवर्स हो रहा है और उसके साथ साथ में डिक्रीज भी कर रहा है। So in addition to this, amplitude at P goes on decreasing with increasing order of zone. जोन के ऑर्डर के साथ साथ में ये डिक्रीज कर रहा है। और इन एडिशन टू दिस थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट भी देख लें कि जो एम्पलीट्यूड है P किस P पॉइंट के ऊपर किसी भी जोन की वजह से, किसी पर्टिकुलर जोन की बात करें, किसी भी जोन की बात करें, ये कहते हैं दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव एंड सक्सीडिंग एंड प्रोसीडिंग जोन। सक्सीडिंग एंड प्रोसीडिंग जोन इसको कैसे समझते हैं? जैसे M2 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि M2 जो है दैट विल बी मीन ऑफ M1 एंड M3 अप्रोक्सीमेटली। प्रोसीडिंग इज M1 एंड सक्सीडिंग इज M3। तो ये प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग जो जोन्स हैं उनकी वजह से जो एम्पलीट्यूड आ रहा है उनका मीन होना चाहिए। तो M2 इज M1 प्लस M3 बाई 2, M1 प्लस M3 बाई 2, M4 is M3 plus M5 by 2, M4 is M3 plus M5 by 2। सो हम ये काम करते हैं जो हमने इक्वेशन शुरू में लिखी थी ना M1 माइनस M2 प्लस M3 माइनस M4, उसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं। M1 है तो M1 को हमने लिख लिया M1 प्लस M1 बाई 2 प्लस M1 बाई 2, M1 बन जाएगा माइनस M2 एज इट इज। M3 को हमने लिख लिया M3 बाई 2 प्लस M3 बाई 2। उसी तरह से हमने M5 को लिख लिया M5 बाई 2 M5 बाई 2, दोनों का सम तो M5 भी है ना। ठीक है, लिखने के पीछे रीज़न है। अब हम एक काम करते हैं M1 बाई 2 वैसे ही रहने देते हैं। M1 बाई 2 और M3 बाई 2 को इकट्ठा M1 प्लस M3 बाई 2 माइनस M2 लिख देते हैं। उसी तरह से जो एक M3 रह गया M3 बाई 2 रह गया उसे M3 प्लस M5 बाई 2 माइनस M4 कर लेते हैं एंड अप टू M4 बाई 2 कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसके पीछे रीज़न है, रीज़न बीइंग इसका जो मीन है वो है M2, ये जो मीन है दैट इज M2, दिस मीन इज M4। सो M2 माइनस M2, M4 माइनस M4, जी बीच वाले सारे के सारे जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा सिर्फ M1 बाई 2 प्लस MN बाई 2। बाकी बीच के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो सारे के सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ में क्योंकि n इफ n इज लार्ज, हम nth जोन की बात करें और nth जोन से जो एम्पलीट्यूड है जो पहुंचेगा वो बहुत कम होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो, दैट अप्रोचेज टू जीरो। So this n by 2 that can be taken as 0. So we are left with that the net amplitude due to whole wavefront, पूरी wavefront से जितने कर भी जोन्स हैं उनकी वजह से जो amplitude है that remains m1 by 2 only, means half of the amplitude that reaches from zone 1, उसका हाफ रह जाता है। और इंटेंसिटी is square of amplitude, so it becomes 1 by 4th of the intensity that is coming from your first half period zone. So thus intensity at P is only 1/4 of ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, उसका 1/4 रह जाती है। अच्छा, अगर इस जोन ये जो पर्टिकुलर जोन सिस्टम है इसमें अगर हम एक ऑब्स्टिकल ऐसा लेते हैं जिसका साइज ही जो हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उससे थोड़ा सा बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, एक ऑब्स्टिकल उसमें लगा लेते हैं जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से थोड़ा बड़ा है, तो उस केस में जो ये डायफ्रैक्शन इफेक्ट है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट है, ये नोटिस नहीं होगा। जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो नोटिस नहीं होगी। ये बात समझ रहे हैं कि अगर हम जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से थोड़ा सा बड़ा ऑब्स्टिकल अगर उसमें लगा लेते हैं, ऑब्स्टिकल उससे बड़ा लगा लेते हैं,
तो जो लाइट है, जो डिफ्रेक्शन है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो हमें नहीं मिलेगी। वो बेंडिंग ऑफ लाइट हमें वहाँ नहीं मिलेगी। इससे थोड़ा सा एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, लाइट की प्रोपगेशन की बात करते हैं कि लाइन एक लाइट जो है एक लाइन में मूव करती है, तो ये यहाँ पे प्रूव होता है अप्रोक्सीमेटली जो लाइट है दैट दैट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। जबकि हम रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स का क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा काफ़ी होती है, हमने कल भी देखा था दैट इज इन द रेंज ऑफ 17 मिलीमीटर टू 17 मीटर्स। तो इस साइज के ऑब्स्टिकल्स हमें मिल जाते हैं इस रेंज में, है ना, इससे छोटे ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। तो ओबियसली ये जो साउंड वेव्स हैं और जो हमारी रेडियो वेव्स हैं, दे get easily diffracted. They show this diffraction phenomena, but light, it shows it rarely. That's the reason. इसके साथ में हमारा ये टॉपिक जो फ्रेजनल्स हाफेड जोन्स का है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम जोन प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।